मातरम विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवालों पर। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, वर्ष 2023 में इसे मनाया जाएगा। दूसरा कथन है, भारत की अगुवाई में इस वर्ष को मनाया जाएगा। तो इस दो स्टेटमेंट के आधार पर कूट हमारे पास है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो इस प्रश्न के आधार पर दोनों स्टेटमेंट सही है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा और इसका नेतृत्व भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पोषक मिलेट्स इसे बोलते हैं और भारत में देसी मोटा अनाज भी इसे हम बोल सकते हैं, मोटा अनाज भी बोलते हैं। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इसको मंजूरी दी है और इस वर्ष को मनाने का उद्देश्य जो है, खाद्य सुरक्षा, पोषण के लिए पोषक अनाजों के बारे में, मोटे अनाजों के बारे में दुनिया को जागरूक करना है। और प्रमुख मोटे अनाज की मिलेट्स की बात करें, बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो और सावा, ये प्रमुख जो मिलेट्स है, पोषक मोटे अनाज है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत का मिलेट्स मोटे अनाज के उत्पादन में एशिया के 80%, तो एशिया में 80% मोटे अनाज का उत्पादन भारत करता है। और ये वैश्विक उत्पादन की बात करें तो भारत मोटे अनाज का उत्पादन 20% करता है। जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली ये फसलें, ये काफी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन को हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं, तो इस परिस्थितियों को देखते हुए इन परिस्थितियों में ये जो फसलें हैं जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली है, जो किसी भी क्लाइमेट में इसको उपजाया जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये पोषण तत्व भी रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन पोलैंड के व्रोक्ला शहर में होगा और इस चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने इस प्रतियोगिता में कुल 15 पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न में दो स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सी इसका आंसर होगा। पोलैंड के व्रोक्ला शहर में इसका आयोजन हो रहा है और भारत ने 15 पदक जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में। और कोमोलिका बारी, इस खेल प्रतियोगिता के बाद महिला खिलाड़ी कोमोलिका बारी, जिसने व्यक्तिगत खेल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में अभी देख रहे हैं कि कुछ समय पहले ही ओलंपिक का समापन हुआ। और आप ये बताइए, भारत ने ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में बुजुर्ग 2021 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। भारत में बुजुर्ग 2021 रिपोर्ट जारी की गई। नीति आयोग, एनएसओ, विश्व बैंक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है एनएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में क्या खास बातें, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर हम बात करते हैं। एनएसओ ने ये रिपोर्ट जारी की है 2021 और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में कुल बुजुर्ग आबादी 13.8 करोड़ है। और 1961 के बाद से लगातार भारत में बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ावा हो रहा है। और इसका मूलभूत जो कारण है, मृत्यु दर में कमी का होना और भारत के स्वास्थ्य का ढांचा जो है वो बेहतर होता जा रहा है। विज्ञान ने जो है वो तरक्की की है। और केरल की कुल आबादी में, भारतवर्ष में केरल की कुल आबादी में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी है, 16.5%, 16.5% केरल में बुजुर्ग आबादी है। और सबसे कम बुजुर्ग आबादी बिहार में है, 7.7%। और इस अध्ययन के हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से
60 साल या इससे अधिक उम्र वाला व्यक्ति जो है वो बुजुर्ग कहलाता है। और ये रिपोर्टें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी सरकार अगर नीति बनाएगी किसी स्पेशल आयु वर्ग के लिए तो डाटा सही डाटा का होना जरूरी है, ताकि उनके लिए जो नीति निर्माण किया जा सके उन योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन भी किया जा सके। एनएसओ के बारे में बात करें तो एनएसओ ने ये रिपोर्ट जारी की है और एनएसओ भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसलिए महत्वपूर्ण एजेंसी है क्योंकि भारत में सांख्यिकी को लेकर जो डाटा जारी करते हैं वो एनएसओ ही जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हारी पर्वत किला। हारी पर्वत किला कहाँ है? बेंगलुरु, श्रीनगर, जयपुर, काबुल। तो हारी पर्वत किला जो है श्रीनगर में है। श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। कोह-ए-मारान का किला भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण 1808 में अफगान गवर्नर अत्ता मोहम्मद खान ने करवाया था। अत्ता मोहम्मद खान ने इसका निर्माण कराया था हारी पर्वत किला का। फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड चावल में निम्नलिखित में से किसको किन पोषक तत्वों को मिलाया जाता है? आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। विकल्प ए कहता है केवल 1 व 2 यानी कि आयरन, फोलिक एसिड। विकल्प बी कहता है केवल 1 व 3 आयरन या विटामिन बी12। सी कहता है केवल 3 यानी कि विटामिन बी12 मिलाया जाता है। और डी कहता है 1, 2, 3 तीनों ही मिलाए जाते हैं। तो इस प्रश्न के संदर्भ में उत्तर होगा विकल्प डी, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12। इन पोषण तत्वों को फोर्टिफाइड चावल में मिलाया जाता है। फोर्टिफाइड चावल जिसे पोषण युक्त चावल भी कहते हैं। और इस चावल के कुछ बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, तो हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसे 1.5 साल तक, फोर्टिफाइड चावल को 1.5 साल तक क्या किया जा सकता है? रिजर्व संरक्षित रखा जा सकता है। और इसके इस्तेमाल से एनीमिया व कुपोषण को समाप्त किया जा सकता है। जो भारत के सामने एक बड़ी स्वास्थ्य प्रॉब्लम से एनीमिया और कुपोषण। 15 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फोर्टिफाइड चावल का जो वितरण है वो किया जा रहा है। भारत सरकार का टारगेट है 2024 तक सभी केंद्रीय जन कल्याण योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण करना। और इसी के तहत क्या किया गया? अप्रैल 2021 में समेकित बाल विकास योजना और मिड डे मील योजना के तहत 100% जो है फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, भारत में 65% का जो मुख्य भोजन है, 65% आबादी का मुख्य भोजन चावल है। और इससे भारत की आबादी को क्या क्या रख सकते हैं? हेल्दी हम रख सकते हैं। क्योंकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक तथ्य भी है कि हर दूसरी महिला भारत में एनीमिया ग्रसित है और हर चौथा बच्चा जो है कुपोषण से ग्रसित है। तो फोर्टिफाइड चावल के इस्तेमाल से क्या होगा? इस तरीके की प्रॉब्लम से छुटकारा, निजात मिल सकता है। हाल ही में कहां पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद, एनसीआर, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। तो जीन बैंक का उद्घाटन एनसीआर दिल्ली में किया गया है। एनसीआर दिल्ली में किया गया है। एनसीआर पूसा परिषद राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो में किया गया है। और ये जीन बैंक क्या काम करेगा? यहाँ बीजों के जन्म प्लाज्मा को -20 डिग्री पर संरक्षित रखा जाएगा। जो बीजों के जन्म प्लाज्मा होते हैं उसे -20 डिग्री पर संरक्षित रखा जाएगा। और जब ये संरक्षित रखा जाएगा तो जरूरत के हिसाब से संरक्षित प्लाज्मा से वनस्पति का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, फिर से वनस्पति का निर्माण किया जा सकता है। और सबसे बड़ा जीन बैंक की हम बात करें जापान में है और दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक एनसीआर में लगाया गया है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 2021 के अनुसार विश्व का सर्वोत्तम शिक्षा संस्थान यानी कि पहली रैंक किसने प्राप्त की है? फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। तो इस यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पहली रैंक हासिल की है, दूसरी रैंक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज ने और तीसरी रैंक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज ने वैश्विक स्तर पर हासिल की है। तो इससे ये पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन के मामले में काफी महत्वपूर्ण है। और इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से अगर भारत की बात करें तो भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो पहले स्थान पर रहा है,
दूसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय और तीसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रहा है। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को और भी हमें मजबूत करना है। पन्ना टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है, एमपी में है। यहां से केन नदी का प्रवाह होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। हाल ही में यहां दुर्लभ फिशिंग कैट प्रजाति पाई गई, ये भी स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। फिशिंग कैट यहाँ पर हाल ही में मिली है और ये बाघ के लिए, टाइगर के लिए भी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो असुमेलित युग्म बताना है। एक तरफ तो राजस्थान से संबंधित कुछ कथन है और उस कथन से संबंधित कुछ फैक्ट्स है, उसको हमने देखना है और असुमेलित की पहचान करनी है। विकल्प ए कहता है भारत के कच्चे तेल क्रूड ऑयल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है? तो इसमें तथ्य है लगभग 22-23%। तो ये विकल्प ए जो है सही सुमेलित है। 22-23% क्रूड ऑयल लगता है, राजस्थान का उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा हम देखते हैं बॉम्बे हाई क्षेत्र में होता है। 40% से ज्यादा बॉम्बे हाई क्षेत्र में क्रूड ऑयल का उत्पादन भारतवर्ष में होता है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का जो घनत्व है वह 78.16 किलोमीटर है। 78.16 किलोमीटर है, तो ये भी युग्म जो है सही सुमेलित है। और भारत पर बात करें, भारतवर्ष में, तो 152.4 वर्ग किलोमीटर घनत्व सड़क का भारत में है। राज्य से निर्यात की जाने वाली शीर्ष वस्तु, यानी कि सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु इंजीनियरिंग वस्तु, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इंजीनियरिंग वस्तु। और इंजीनियरिंग वस्तु सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है। और दूसरे क्रम की हम बात करें तो कपड़ा, और तीसरे क्रम पर हम बात करें हस्तशिल्प, और चौथे पर बात करें रत्न व आभूषण, और पांचवें में बात करें धातु से निर्मित वस्तुएं। तो 5 प्रमुख रूप से निर्यात की जाने वाली हमने वस्तुओं की बात की। राजस्थान से सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुओं का, दूसरे नंबर पर कपड़ों का, तीसरे नंबर पर हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं का, चौथे पर रत्न व आभूषण और 5वें नंबर पर धातु से निर्मित वस्तुओं का। तो उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित है। पूछा गया असुमेलित है, लेकिन तीनों जो विकल्प है सही सुमेलित है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका भी आंसर डी होगा। सभी युग्म जो है सही सुमेलित है। 10वां प्रश्न है राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है प्रचलित कीमतों पर राज्य की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वर्ष 2020-21 में 9.58 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रचलित कीमतों पर विकास दर जो है -6.6% 2020-21 में रहेगी। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, 2 सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में केवल एक स्टेटमेंट सही है। प्रचलित कीमतों के आधार पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो आकार है फिर 9.58 लाख करोड़ रहने का है, लेकिन प्रचलित कीमतों पर विकास दर जो है -6.16% में होकर -4.11% रहने का अनुमान है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद की। और अगर हम बात करें कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, और राज्य में इसे जीएसडीपी बोलते हैं, जीएसटीपी बोलते हैं, तो इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य राज्य के भीतर उत्पादित होने वाली, राज्य की सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। और राजस्थान में 2 आधार पर इसे निकाला जाता है, एक तो स्थिर कीमतों पर और दूसरा प्रचलित कीमतों पर। और स्थिर कीमतों का हमेशा क्या होता है? एक आधार वर्ष होता है,
वर्ष 2011-12 के आधार पर निकाला जाता है और प्रचलित वर्ष का कोई आधार वर्ष नहीं होता, क्योंकि इसे नए वर्ष के संदर्भ में ही देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि स्थिर कीमतों पर कितना है 2011-12 के आधार पर 2020-21 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जो है 6,43,222 करोड़ है। 6,43,222 करोड़ है। और वृद्धि दर की बात करें 2020-21 में तो -6.6% है। और प्रचलित कीमतों पर हम बात करें तो राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 9,57,912 करोड़ है। और इसे राउंड फिगर में हमने पहले स्टेटमेंट में देखा 9.58 लाख करोड़ है। और वृद्धि दर -4.11% है। और इसके अतिरिक्त एक बात ध्यान रखने वाली है, वो ये कि प्रचलित कीमतों पर जो है वास्तविक आर्थिक विकास का ज्ञान नहीं हो पाता है, या फिर वास्तविक आर्थिक विकास हमें पता नहीं चलता है किसी भी अर्थव्यवस्था का प्रचलित कीमतों पर। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो वास्तविक आर्थिक विकास का जो ध्यान होता है, जो ध्यान पड़ता है हमें स्थिर कीमतों से ही लग पाता है, क्योंकि स्थिर कीमतों में एक तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का एडजस्टमेंट होता है और बहुत सारे रीजन है। तो क्लास में हम अब देखते हैं कि क्लास के आधार पर कुछ रिवीजन प्रश्न जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। पहला प्रश्न है प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है स्थिर कीमतों की तुलना में अधिक है। तो ये स्टेटमेंट क्या सत्य है या असत्य है, ये कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है स्थिर कीमतों पर निकाला गया जीएसडीपी वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट करता है, सत्य है या असत्य है। वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.6% होगी। ये सत्य है या असत्य है, इसके जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो क्लास को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।